तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि सेना के ये जवान कितनी खतरनाक जगहों पर सरहद की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर की हैं। ये तस्वीरें ताज़ा नहीं हैं, लेकिन ये वहाँ के हालात जरूर बयान करती हैं। गुरेज और उसके आसपास के इलाकों में बर्फ खिसकने की घटनाओं में अब तक एक मेजर सहित सेना के 15 जवान शहीद हो गए हैं। आज गुरेज सेक्टर में बर्फ के नीचे दबे 4 और सैनिकों के शवों को निकाला गया। बुधवार को कश्मीर के गुरेज सेक्टर में 2 जगह बर्फ खिसकने से 10 सैनिकों की मौत हो गई थी। खोजी दल ने 7 जवानों को जिंदा बाहर भी निकाला, जिनका इलाज किया जा रहा है। सोनमर्ग में बर्फ खिसकने से एक मेजर रैंक के अफसर भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा बुधवार को गुरेज में बर्फ खिसकने से 4 नागरिकों की भी मौत हुई थी। हिंदुस्तान एवलांच को बहुत अच्छी तरह स्टडी करता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हमारी फौज एवलांच प्रोन एरियाज में है। और स्टडी करने के बाद में हम कैंप ऐसी जगह पे लगाते हैं कि जहां एवलांच ना आए। लेकिन इस साल बहुत बड़े पैमाने पर अनप्रेसिडेंटेड बर्फबारी हो रही है, जो अभी भी कंटिन्यू है। तो नेचर के खिलाफ तो इंसान नहीं लड़ सकता। सेना ने उन सभी 15 जवानों के नाम जारी किए हैं जो बर्फ खिसकने की घटना में शहीद हुए हैं। यह है मेजर अमित सागर, नायब सूबेदार अरम सिंह गुर्जर, हवलदार विजय कुमार शुक्ला, नायक अजीत सिंह, सिपाही आनंद गवई, सिपाही आजाद सिंह, सिपाही देवेंद्र कुमार सोनी, सिपाही एलावर्जन बी, सिपाही नागराजू मामिडी, सिपाही विकास समुंदरे, सिपाही संदीप कुमार, सिपाही संजू सुरेश खंदारे, सिपाही सुंदर पांडी, सिपाही सुनील पटेल और अंकुर सिंह। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। अधिकारियों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बर्फ खिसकने की घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। रणनीतिक तौर पर गुरेज भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि पीओके के रास्ते होते हुए आतंकी यहीं से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पर सेना को हर वक्त मुस्तैद रहना पड़ता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 123 किलोमीटर दूर है गुरेज। उत्तरी कश्मीर में एलओसी के करीब बसा ये कस्बा गिलगिट बाल्टिस्तान से सटा हुआ है। गुरेज साल के 6 महीने देश के बाकी हिस्सों से कटा रहता है। ये इलाका चारों तरफ से बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ है। सर्दियों में -5 से लेकर -15 तक यहाँ तापमान रहता है। गुरेज में बिजली की भारी दिक्कत है। दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली रहती है। चूँकि बिजली कम रहती है, इसलिए पानी का हीटर या ब्लोअर चलाने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ बल्ब, ट्यूबलाइट जलाने और मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है। गुरेज को कश्मीर घाटी से जोड़ने के लिए सेना की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 18 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का प्रस्ताव दे रखा है। इसे बनाने में करीब 9,000 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। अगर ये सुरंग बन जाती है तो ये देश की सबसे बड़ी सुरंग होगी। गुरेज के लिए कनेक्टिविटी को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए आज लिखा कि राजदान पास के नीचे सुरंग की मांग लगभग उतनी ही पुरानी है जितनी मेरी उम्र है। अफसोस ये अभी भी दूर का सपना है। हेलीकॉप्टर सेवाएं भी खराब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर में विरोधी दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। पिछले 3 महीने क्या क्या जुल्म हुए हैं मुझ पर, इसलिए कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन जुल्म करने वाले समझ में ये मोदी है, जुल्म के सामने झुकता नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अमृतसर जिले के मजीठा में एक चुनावी रैली में ऐलान कर दिया कि अमरिंदर सिंह ही पंजाब के अगले सीएम होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब का मुख्यमंत्री यहां बैठा हुआ है। अमरिंदर सिंह जी जो है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अमरिंदर सीएम तभी बनेंगे जब कांग्रेस की पंजाब में सरकार बनेगी। लेकिन राहुल के इस ऐलान से यह तय हो गया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी भी तो सिद्धू डिप्टी सीएम नहीं होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों जट सिख हैं और दोनों ही पटियाला से आते हैं। ऐसे में लाजमी है कि बाकी नेता सवाल उठाएंगे। राहुल गांधी ने इस मौके पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने वादे बहुत किए लेकिन किया कुछ नहीं।
लेकिन विरोधियों की परवाह किए बगैर आम आदमी पार्टी ने पंजाब का अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें आम आदमी कैंटीन में 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने का वादा किया गया है। पंजाब के किसानों को कर्ज दिसंबर 2018 तक माफ करना और 25 लाख लोगों को रोजगार देने और नशे के कारोबार में लगे नेताओं को जेल भेजने और उनकी संपत्ति सीज करने का वादा किया गया है। पंजाब में 4 फरवरी को सभी 117 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सत्ताधारी बीजेपी अकाली गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से भी है। साउथ दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में अपने 3 साल के बच्चे को सीढ़ियों से नीचे फेंकने वाली महिला सोनू गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता से बातचीत में आरोपी महिला सोनू गुप्ता के पति नितिन ने बताया कि बच्चे के साथ पहले भी वो बेरहमी से पेश आ चुकी है। मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो जो आपने अभी देखा वो राजधानी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर के इसी घर का है। आपको हम ये सीढ़ियाँ दिखाना चाहेंगे जहां से सोनू गुप्ता जो कि मां है उस 2.5 साल के बच्चे की, जिन्होंने उस बच्चे को इन्हीं सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया एक मामूली पारिवारिक कलह की वजह से। घटना पहले भी उन्होंने बच्चे के साथ की है, पहले भी करी हुई है घटना। पहले एक बार जलाया भी था बच्चे को, जलाने के बाद भी उसको क्या कहते हैं, उसके बाद मम्मी ने बोला था कि ये बेटा तुमने ये ऐसा काम क्यों करते हो, ये क्यों किया। तो उसके बाद में मम्मी से ही बहसबाजी करके और उनको मम्मी का हाथ भी छोड़ दिया था। यही नहीं, अपने 3 साल के बच्चे को फेंकने वाली सोनू की सास के मुताबिक वो उनसे मारपीट भी कर चुकी है। मुझे कई बार तो उसने मारा है। मैं यही सोचती थी कि मेरे एक बेटा है मेरे साथ रह जाए, मेरे साथ मेरा घर, मेरी इज्जत बचे। कैसे मेरी इज्जत बचे, मेरी 2-4 बहुएं तोड़ूं। इस तरीके से मैं 5 साल से ये मतलब सहती आई। 6 दिन पहले सीसीटीवी में कैद हुई सोनू गुप्ता की करतूत ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले सोनू गुप्ता घर वालों से झगड़ती हुई नजर आ रही है। बाद में बहस बढ़ने के साथ ही महिला पहले पास में रखे हुए कपड़े फेंकती है और फिर 3 साल के अपने बेटे को गुस्से से उठाकर बाहर निकल जाती है। और इसके बाद सोनू गुप्ता ने बेरहमी की हदें पार करते हुए बच्चे को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। इस घटना में बच्चे को बहुत ज्यादा चोट नहीं आई, मगर इस तरीके से बच्चे को फेंकना उसे मौत के मुंह में धकेल सकता था। फिलहाल पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी हुई है। दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर है पहाड़ों की रानी मसूरी। मसूरी के मॉल रोड पर शोभन मेहरा पिछले 10 साल से गर्म कपड़ों की दुकान चलाते हैं। उनका कहना है कि नोटबंदी के बाद ग्राहक आने कम हुए तो उन्होंने दुकान पर स्वाइप यानी पॉस मशीन लगाई। इससे उनको काफी फायदा हुआ। अब वो चाहते हैं कि बजट में ऐसे उपाय हो जिससे ये फायदा जारी रहे। बजट में तो गवर्नमेंट से हमें यही उम्मीद है कि जो व्यापारी लोग हैं उनका थोड़ा ख्याल रखा जाए, क्योंकि कोई भी जो भी टैक्स बढ़ता है सबसे पहले व्यापारी के ऊपर, डायरेक्ट सिर्फ व्यापारी के ऊपर पड़ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ में जनरल स्टोर चलाने वाले सुगंध की माने तो नोटबंदी के बाद उनके काम के धंधे में 70% तक की कमी आई है और अभी भी लोग सिर्फ जरूरी सामान ही खरीद रहे हैं। अब इस सूरत में डिजिटल लेन देन की व्यवस्था अपनाएं तो कैसे? एक तरफ जहां ट्रांजैक्शन चार्ज का बोझ है, वहीं डिजिटल लेन देन के लिए जरूरी मशीन भी नहीं मिल रही। कैशलेस ट्रांजैक्शन में पहले तो 15 दिन तक बैंकों ने खूब दौड़ाया कि आज आइएगा, कल आइएगा, परसों आइएगा। एप्लीकेशन के बाद भी सर आज 1 महीना और 5 दिन हो चुका है, अभी तक उस पर कोई आगे फॉरवर्डिंग नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। बाजार को लेस कैश बनाने के लिए बजट में काफी कुछ होने की उम्मीद है। इस बारे में मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिशें काफी मदद कर सकती हैं। समिति के सुझावों के हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि बजट में छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1000 रुपए की सब्सिडी देने की व्यवस्था की जा सकती है। आधार आधारित भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए छोटे दुकानदारों को जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए सब्सिडी दी जा सकती है। पॉस मशीन सस्ती हो, इसके लिए उस पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की जा सकती है। डिजिटल लेन देन करने वाले छोटे कारोबारियों को इनकम टैक्स में रियायत जारी रखी जा सकती है।
छोटे कारोबारियों को डिजिटल लेन देन में सहूलियतें देने से केवल उन्हें ही नहीं फायदा होगा, बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। कारोबार सरकार की नजर में आ जाएगा, जिससे कि सरकार को कर का आधार बढ़ाने और कर से कमाई बढ़ाने में मदद मिलेगी।